संबोधित कर रहे हैं लोग। लोकसभा का चुनाव हुआ, उससे कुछ ही महीने पहले, लोकसभा के चुनाव के कुछ ही देर बाद महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन मेजॉरिटी लेके आए, जीत के आया, और विधानसभा के चुनाव में कुछ ही महीने बाद इंडिया गठबंधन बुरी तरह हारा। उस समय हमने कुछ ज्यादा बोला नहीं, मगर हमने काम शुरू किया। 21वीं सदी है, डेटा की सदी है, डेटा की सेंचुरी है। हमने डेटा देखना शुरू किया, और जैसे ही हमने डेटा देखना शुरू किया, हमें पता लगा कि लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ नए वोटर शामिल हुए। मतलब विधानसभा में 10% ज्यादा वोटरों ने वोट किया। और जब हमने पता लगाया कि ये वोटर कहां से आए, ये कौन है, तो आश्चर्य की चीजें निकली। हर कंस्टिट्यूएंसी में जहां भी वोटर बढ़े, जिन जिन कंस्टिट्यूएंसीज में वोटर बढ़े, वहां पर बीजेपी जीती। सारे के सारे वोट, जो नए वोट आए, वो सारे के सारे बीजेपी को गए। एक बिल्डिंग में 4000 5000 वोटर रजिस्टर हुए। गरीबों के वोट काटे गए। और जब हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, आप हमें वीडियोग्राफी, जो हर पोलिंग बूथ में वीडियो लगा हुआ है, वो दीजिए, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल शांत हो गया, चुप हो गया, एक शब्द नहीं कहा। एक बार नहीं, अनेक बार हमने उनसे कहा कि देखिए, कानून कहता है कि हमें वोटर लिस्ट दी जाए, कानून कहता है कि वीडियोग्राफी हमें दी जाए। आज तक महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट हमें नहीं मिली। वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया क्योंकि वो सच्चाई छुपाना चाहते हैं। यहाँ पे हम आए हैं, 7 मूर्ति हमारे पीछे है। यहाँ लोग शहीद हुए, संविधान के लिए शहीद हुए, और संविधान में लिखा है कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, हर नागरिक को एक वोट मिलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन, मैं आपको साफ बोल रहा हूं, और आप जानते हो, मैं बिना बात को समझे, बिना गहराई में जाकर मैं नहीं बोलता हूं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए हैं। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। ये, और मगर ये इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये बिहार है। ये बात समझे नहीं है, ये बिहार है, और बिहार की जनता ये कभी नहीं होने देगी।
हमारे लोग इलेक्शन कमिश्नर से जाके मिले। मैं नहीं था, मगर सारे नेता गए और मैंने इनसे पूछा आपको क्या लगा, और सारे के सारों ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है, वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर है और उनका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। और मैं यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। आपका काम बीजेपी का काम करने का नहीं है, आपका काम हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा करने का है। आपका काम बिहार की जनता का जो वोट है, बिहार की जनता के दिल के अंदर जो है, उसको पूरा करने का है, और आप अपना काम नहीं कर रहे हो। पहले इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ बीजेपी नहीं चुनती थी, पहले इलेक्शन कमिश्नर को बीजेपी, ऑपोजिशन पार्टी और जो हमारे चीफ जस्टिस है, जिन्होंने मांग की कि हमें बैठने दो, हमें इलेक्शन कमिश्नर चुनने दो, उनको बाहर फेंक दिया, उनको कमरे के अंदर आने नहीं दिया, और हमें भी साफ कह दिया कि भैया यही नाम है, ये बीजेपी के नॉमिनेटेड इलेक्शन कमिश्नर हैं। ये देश की सच्चाई है, और मैं बिहार के युवा से कहना चाहता हूं, ये सिर्फ आपसे वोट चोरी नहीं हो रहा है, ये आपका भविष्य चोरी हो रहा है। आपसे आपका हक जो बनता है, जो रोजगार है, आपका धन है, ये सब आपसे चोरी किया जाएगा। ये चोरी नहीं होने देनी, और आपको, बिहार के युवा को ये चोरी नहीं होने देनी है। और पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन आपके साथ खड़ा है, और हम ये चोरी कभी नहीं होने देंगे। आप सबका दिल से मैं धन्यवाद करता हूं, जो सीनियर नेता आए हैं इंडिया गठबंधन के, आपका धन्यवाद करता हूं, और जो यहाँ भीड़ आई है, आपका भी दिल से धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय संविधान। तो यहां पर आप राहुल गांधी को सुन रहे थे। राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया और एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन को लेकर सवाल खड़े कर दिए, और साथ ही राहुल गांधी का जो बड़ा बयान आया है, उन्होंने कहा है कि बीजेपी और जो महायुति है, इनके घटक दलों ने महाराष्ट्र चुनाव की चोरी की है, महाराष्ट्र के चुनाव की चोरी की है, और लगातार राहुल गांधी महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन के ऊपर और साथ ही साथ बीजेपी के ऊपर निशाना साध रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि इस मुद्दे पर हाईकोर्ट में भी पीआईएल दाखिल की गई थी, जिसको बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। उसके बाद लगातार इसको लेकर कई बार कोशिश हुई, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आए। लेकिन जो वीडियोग्राफी की बात की जा रही थी, उस पर एक बड़ा सवाल आया था कि वीडियोग्राफी दी जाए हर एक पोलिंग बूथ की, लेकिन सवाल खड़ा हुआ कि अगर पोलिंग बूथ की वीडियो रिकॉर्डिंग दी जाएगी तो आपकी निजता का हनन होगा, क्योंकि चुनाव में, इलेक्शन में कोई भी मतदाता जब वोट डालता है तो उसकी निजता की रक्षा करना सबसे ऊपर रहता है। प्राइवेसी होती है जिसको आप नहीं दुनिया के सामने रख सकते हैं। इस बीच वोटर वेरिफिकेशन को लेकर तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा है कि वोटर लिस्ट से दलितों और पिछड़ों अल्पसंख्यकों का नाम काटने की तैयारी है। चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। मोदी जी अमित शाह, नीतीश
और इस खबर पर बात करने के लिए मेरे साथ नीतीश चंद्र जुड़ गए हैं। नीतीश, जिस तरह से तेजस्वी यादव ने बयान दिया कि इसमें पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों का वोट काट दिया जाएगा, तो साफ सी बात है कि इस पूरे मार्च का एक ही मकसद था, एक नैरेटिव गढ़ना। और नैरेटिव क्या था कि पिछड़ों, साथ ही दलित और अल्पसंख्यकों का वोट काटना मकसद है इस रिवीजन का। जी हाँ, बिल्कुल। और इन्हीं बातों को तेजस्वी यादव ने और राहुल गांधी ने रखा है। और तेजस्वी यादव इससे पहले भी यही बातें कहते रहे हैं कि एक सोची समझी रणनीति के तहत ये किया जा रहा है, पिछड़े, दलितों और अल्पसंख्यकों जो मतदाता हैं उनको हटाने की साजिश है। और तेजस्वी यादव के साथ साथ राहुल गांधी ने भी चुनाव आयोग पर जोरदार हमला बोला और ये कहा राहुल गांधी ने कि महाराष्ट्र की तरह बिहार में चोरी करने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र में चोरी के जरिए सरकार बनाई गई और ऐसी ही कोशिश अब बिहार में की जा रही है। तो जो शुरू से जो बातें कही जा रही है, जो तर्क रखे जा रहे हैं, चुनाव आयोग को लेकर जो बातें कही जा रही है, उन्हीं बातों को आज फिर से कहा गया। और एक मंच पर महागठबंधन के घटक दल के जितने नेता हैं, सब ने एक एक करके अपनी बातें रखी और राहुल गांधी ने भाषण दे दिया है। और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से राहुल गांधी रवाना हुए हैं और अभी भी हम आपको दिखाएं जो उनके समर्थक हैं यहाँ पर जमा है। चुनाव आयोग के कार्यालय तक ये प्रदर्शन नहीं गया। चुनाव आयोग से थोड़ी दूर पहले बिहार विधानसभा के ठीक पास वहाँ पर गाड़ी रोकी गई, रथ को रोका गया और वहीं से उन्होंने संबोधन दिया है। तो एक बड़ा प्रदर्शन करने की कोशिश की गई है महागठबंधन की तरफ से। और जो बातें पहले से कही जा रही थी कि ये हम होने नहीं देंगे, तो ये माना जा रहा है कि अब आने वाले दिनों में वोटर पुनरीक्षण को लेकर और भी जो है विरोध देखने को मिलेगा। और आने वाले दिनों में इसको लेकर जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो और आगे बढ़ेगा। बिल्कुल नीतीश, तो जो नैरेटिव गढ़ना था वो नैरेटिव गढ़ दिया गया है, कोशिश हुई है जरूर गढ़ने की, लेकिन जनता तक कितनी जाती है उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन पहली चीज जो तेजस्वी ने नैरेटिव गढ़ दी है कि अल्पसंख्यक और साथ ही पिछड़ों का वोट काटा जाएगा, तो राहुल गांधी ने यहां पर नैरेटिव रखा कि जिस तरह से महाराष्ट्र के चुनाव को चोरी किया गया था, बिहार के चुनाव चोरी करने के मकसद से यह रिवीजन करवाया जा रहा है। लेकिन असली जो ताकत है और असली नैरेटिव तो जनता तय करेगी कि वो इसको मानते हैं या नहीं मानते हैं। अब बिहार में अलग अलग इलाकों में आज सुबह से विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला और जैसे जैसे दिन चढ़ता गया विरोध प्रदर्शन की आग और तेज होती गई। महागठबंधन की पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह टायर जलाकर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए। अररिया, जहानाबाद, दरभंगा, दानापुर, हाजीपुर, मनेर, नवादा, कुल मिलाकर जो 8 तस्वीरें आप देख रहे हैं पूरे बिहार के अलग अलग इलाकों की हैं, जहां पर आरजेडी के साथ साथ जो घटक दल हैं महागठबंधन के, जैसे कांग्रेस है या वीआईपी है या फिर लेफ्ट पार्टियां हैं, इनके कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है और जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ा। ट्रेनें रोक दी गई हैं, ट्रैफिक जाम लग गया है और कुल मिलाकर देखा जाए तो जो पटना में आज देखने को मिला उसका मकसद एक ही था कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठाना और दूसरा है चुनाव से पहले एक नैरेटिव गढ़ना जिसके जरिए वो अपने वोटर्स को साध सकें। और सबसे बड़ा मकसद इनका था कि अपने वोट बैंक को किस तरह से वो साध सके जो पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है। और राहुल गांधी ने तो यहां पर चोरी करने तक का आरोप लगा दिया इलेक्शन को। अब ये देखना होगा कि ये जो इलेक्शन कमीशन की ओर से रिवीजन चल रहा है उसको लेकर जो एक बड़ा मुद्दा यहां पर महागठबंधन की ओर से बनाया गया वो जनता के बीच कितना पहुंचने में सफल रहा है। महागठबंधन के प्रदर्शन पर बीजेपी का हमला हुआ है। सीमांचल में इतने वोटर आखिर कैसे बढ़े? रविशंकर प्रसाद विपक्ष को जांच से क्या दिक्कत है उनका कहना है और साथ ही कहा है कि भारत का जो नागरिक है वो वोटर बन सकता है, लेकिन जो भारत का नागरिक है वो कैसे वोटर बने? भारत के संविधान और भारत के कानून के मुताबिक वोटर वही हो सकता है जो भारत का नागरिक होता है। भारत के नागरिक होने का सिटीजनशिप एक्ट में प्रावधान है, या तो आप भारत में पैदा हों या आपके माता पिता भारत में पैदा हों या वैधानिक रूप से आप भारत के नागरिक बने, यही स्थिति है। अब जैसे बहुत से भारत के लोग अमेरिका बस गए, यूरोप बस गए, इंग्लैंड बस गए तो वहाँ के नागरिक बन गए, तो भारत की नागरिकता भी समाप्त हो गई ना। हालांकि आप भारतीय मूल के हैं लेकिन आप यहाँ वोट नहीं दे सकते। तो यही तो कानून है ना। तो जब इतना सख्त कानून है तो फिर ऐसे लोग जो एकाएक चले आए हैं तो जांच में क्या दिक्कत है? होने दीजिए ना। तो सवाल यही है। अभी तो किसी को निकाला नहीं जा रहा है। अगर मान लीजिए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में किसी का नाम नहीं आता है या गलत रूप से आता है तो उसके खिलाफ भी, मैं जैसे मैंने बताया, अपील का प्रावधान है। चुनाव
ऊपर में मुख्य निर्वाची अधिकारी के यहाँ जाने का अधिकार है। तो इतना सब कुछ है तो परेशानी किस बात की है? इसीलिए सवाल उठता है। कल सुप्रीम कोर्ट में केस की सुनवाई और आज दबाव कि सीमांत इलाकों में, बांग्लादेश से जुड़े इलाकों में, बंगाल के बॉर्डर के विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। तो जांच होने दीजिए ना, क्या दिक्कत है? और बिहार में वोटर वेरिफिकेशन को लेकर बवाल है तो यूपी में बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। बलरामपुर में धर्मांतरण के मास्टरमाइंड झांगुर बाबा की कोठी पर आज फिर से बुलडोजर एक्शन चल रहा है। आज फिर से 6 बुलडोजर लगाकर कोठी के अवैध निर्माण को जमींदोज किया जा रहा है। कल शाम 5 बजे तक करीब 50% अवैध निर्माण हिस्सा गिरा दिया गया था और कोठी के 20 कमरे और 40 फीट लंबे हॉल को ढा दिया गया था। इसके बाद काम रोक दिया गया, जिसे आज फिर से शुरू किया गया है। कोठी में जहां पर लाल निशान लगा था उसे तोड़ा जा रहा है। बताया जा रहा है कि 3 बीघे में करीब 3 करोड़ की लागत से बनी कोठी में 70 से ज्यादा कमरे, हॉल मौजूद थे। इनमें 40 कमरे वाले हिस्से का प्रशासन ने अवैध बताया था और एटीएस का दावा है कि झांगुर बाबा यहीं से धर्मांतरण का नेटवर्क चलाता था। अब सरकारी जमीन पर अवैध कंस्ट्रक्शन को गिराया जा रहा है। देखिए, ईडी की कार्रवाई तो ये कहा जा रहा है कि 100 करोड़ रुपया जो है विदेशों से ट्रांसफ़र हुआ है। ये आरोप है कि धर्मांतरण के लिए पैसा आया है। बहुत तरह के आरोप लगे हैं कि अलग अलग जाति की जो लड़कियां थी उनका कन्वर्जन कराने के लिए अलग अलग रेट थे। तो वो जो आरोप है उस पर ईडी ने एफआईआर दर्ज की है और ईडी उसको इन्वेस्टिगेट करेगी। यूपी एटीएस पहले से ही कर रही है, स्टेप भी लगी हुई है और अब ईडी भी आ गई है। तो जो झांगुर बाबा है वो जेल में है, लेकिन उनकी दिक्कतें आने वाले दिनों में और बढ़ सकती हैं क्योंकि बड़ा आरोप है। अगर कोई धर्मांतरण करा रहा था, इतने बड़े पैमाने पे करा रहा था, विदेश से फंडिंग हो रही थी, तो ये बहुत बड़ा मामला है और ईडी के आने से दिक्कतें ज़रूर बढ़ गई हैं। और आप देखिए ना कि जो ये झांगुर बाबा का जहाँ पे हम खड़े हैं, जहाँ ये एक्शन इस समय आपको दिख रहा है बुलडोज़र का, ये नीतू के नाम पर है। नीतू एक सिंधी महिला थी, उसका पति सिंधी था, उसने कन्वर्जन कराया, उसी के नाम पर ये पूरी ज़मीन है। और अवैध धर्मांतरण के मामले में झांगुर बाबा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। झांगुर बाबा पर अब ईडी का शिकंजा भी कसने वाला है क्योंकि ईडी ने धर्मांतरण के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच की जा रही है। ईडी इस केस में विदेशी कनेक्शन और मनी ट्रोल के लिए खंगाल रही है कि किस तरह से पैसे को एक जगह से दूसरी जगह भेजा गया। तो ये ट्रेल देखी जा रही है। धर्मांतरण के केस से जुड़े आरोपियों से पूछताछ भी आगे होगी। और बात करने के लिए हमारे साथ रुचि कुमार जुड़ गए जो इस वक्त बलरामपुर में उसी जगह मौजूद है जहां पर इस वक्त कार्रवाई चल रही है। रुचि, जरा पीछे की तस्वीरें दिखाइएगा, किस तरह से ये पूरा काम अभी भी किया जा रहा है बुलडोजर के जरिए, और साथ ही जिस तरह से अब आगे छानबीन हो रही है, ये झांगुर बाबा जो है ना सिर्फ धर्मांतरण बल्कि किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, किस तरह से विदेशों से पैसे ला गए हैं, उस पर भी अब आगे छानबीन होगी। यानी कि ये मामला और ये रैकेट बहुत बड़ा नजर आ रहा है। अमित, ये घर है जहाँ पे कल सुबह बुलडोज़र आए थे, करीब 10 बजे का वक्त था। 10 बुलडोज़र आए थे, लेकिन ये पूरा घर इतना आलीशान बना हुआ है और इतना मजबूत है, इसमें इतनी सरिया है कि गिराने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। इस समय भी 8 यहाँ पे बुलडोज़र्स लगे हैं और लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से इसको ढहाया नहीं जा सका है। इस पे निशान लगाए गए हैं। जो सरकारी ग्राम समाज की ज़मीन पर ये मकान बनाया गया था उतना ये बुलडोज़र गिरा रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। कई बार हमने देखा कि बुलडोज़र मिट्टी का जो ढेर है उसका एक ऊंचा सा टीला बनाया, उसके ऊपर चढ़ा बुलडोज़र और फिर गिराने की कोशिश की। सामने जो दीवार दिख रही है आपको, यहाँ पर सोलर पैनल दिखाई दे रहा है। ये दीवार सुबह से जो छत का हिस्सा है उसको गिराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये नहीं गिर रहा। यहाँ जो ये लोग काम कर रहे हैं, जो यहाँ प्रशासन है, उसका कहना है कि जो और कोई घर होता तो अब तक छत भी गिर चुकी होती, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा पैसा लगाया गया है, इतनी मजबूती से बनाया गया है कि इसको तोड़ना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। ये सामने आपको 1, 2, 3, 4, 5 बुलडोज़र दिखाई दे रहे हैं। आगे जाके बाएं हाथ को रास्ता है, वहाँ पर 3 बुलडोज़र लगातार इस मकान को गिराने की कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये एक्शन लगातार जारी है। कल करीब 50% ये मकान गिराया जा सका था और आज भी प्रशासन कह रहा है कि मुश्किल है कि जो टास्क दिया गया है वो पूरा हो पाएगा।
अब जहाँ तक और ज़मीन की मकान का सवाल है, तो जो यहाँ पर तहसील है, जो प्रशासन है, वो लगा है कि छांगुर बाबा या उसके जो गैंग के सदस्य हैं, उनके जो भी प्रॉपर्टी हो, जो भी दुकानें हो, मकान हो, उन सब के कागजात की पड़ताल की जा रही है कि कहीं कोई वो सरकारी ज़मीन पर तो नहीं बना है, लीगल तरीके से तो नहीं बना है। क्योंकि मोटे तौर पे ये पता है कि एक तो देखिए ये आलीशान घर है, हालांकि ये छांगुर बाबा के नाम पर नहीं है, उसकी जो करीबी है नीतू उसके नाम पर है, लेकिन सड़क के पार एक घर और है, उसके अलावा एक गांव में घर है, शोरूम्स हैं, तो प्रशासन लगा हुआ है जांच पड़ताल करने में। बिल्कुल रुचि, और जिस तरह से तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं, 100 करोड़ का फंड होना, करोड़ों रुपए की इतनी बड़े कोठी को तैयार करना, तो ये जो रैकेट है बहुत बड़ा रैकेट है, सिर्फ देशी नहीं विदेशों से भी इसका कनेक्शन है। अब आगे जब इसमें और छानबीन होगी और ईडी भी इस पर जब आगे कार्रवाई करेगी, तो एक के बाद एक परत खुलती हुई जाएगी छांगुर बाबा के इस रैकेट की। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम गुजरात की, जहां पर वडोदरा में एक बड़ा पुल हादसा हो गया। वडोदरा के आनंद को जोड़ने वाले पुल के टूटने की खबर आई। महिसागर नदी पर बना ये पुल का एक हिस्सा नदी में अचानक गिर गया, जिसके चलते 5 से 6 गाड़ियां नदी में गिर गई। अब जिसमें अब तक 4 लोगों की जान जा चुकी है, 10 लोगों को नदी से बाहर निकाला गया है। पुल पर एक टैंकर अभी भी लटका हुआ है। बताया जा रहा है कि महिसागर नदी पर बना यह पुल 45 साल पुराना है। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त पुल के ऊपर से गाड़ियां गुजर रही थी, 2 ट्रक भी शामिल थे। अब इसमें से एक बोलेरो, एक जीप समेत लगभग 5 से 6 गाड़ियां नदी में गिरी हैं, जबकि पुल के टूटने की वजह से एक टैंकर अब भी इस पुल पर लटका हुआ है, जिसे अब हटाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जिस तरह से हादसा उसके बाद एहतियात के तौर पर जिस पुल के ऊपर किसी को भी आने जाने की कोई इजाजत नहीं है, क्योंकि जहां तक पुल है वहां तक भी अब गाड़ियां नहीं जा रही हैं। आप देखिए किस तरह से नीचे जब नदी के अंदर इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, एनडीआरएफ की टीम पहुंची है, और ठीक उसके सामने एक भयानक तस्वीर जो आप देख पाएंगे, भयंकर तस्वीरें है, जहां पर आधे पुल के ऊपर लटका हुआ एक टैंकर। अब खबर यह है कि करीब 10 लोगों को बचा लिया गया है, 4 से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। अब देखिए ये वो हिस्सा है जो अचानक ही बीच का जो हिस्सा था नीचे गिर गया, और जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त इसके ऊपर से ट्रैफिक गुजर रहा था, गाड़ियां गुजर रही थी। और ये देखिए किस तरह से ये जो टैंकर है, भारी भरकम जो कई टन का ये टैंकर है, ये टैंकर अभी भी लटका हुआ है। इसका एक हिस्सा उस जगह पर है जो पिछले वाले पहिए, जो अभी भी पुल का हिस्सा सही सलामत है, और सामने का जो हिस्सा है उस जगह पर है जो आधा लटका हुआ है हवा में, यानी कि उसके नीचे से पिलर खिसक चुका है, नहीं है पिलर।